हेलो स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इक्वेशन से। इक्वेशन जैसे हम लोगों ने पढ़ा था 10th क्लास में 11th क्लास में कि जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें दे रखी होती हैं तो हम एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालते हैं। तो आज हम उन्हीं इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड की मदद से वैल्यूज निकालना सीखेंगे। क्योंकि जब हमारे पास दो अल्फाबेट होते हैं, दो वेरिएबल होते हैं, सिंपल सी बात है, तो हम क्या करते हैं कि भाई एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेते थे और आंसर ले आते थे। लेकिन जब भी हमारे पास तीन इक्वेशंस आती थी तब हम कंफ्यूज हो जाते थे। क्योंकि बहुत लंबा एक सॉल्यूशन बनता था। पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन के लिए वैल्यू निकालो, दूसरी इक्वेशन से तीसरी इक्वेशन के लिए वैल्यू निकालो, फिर दोनों को पुट करो, फिर लास्ट में फिर दो इक्वेशन वाली बचेगी, फिर उनकी एलिमिनेशन मेथड लगाओ। तो काफी लंबी प्रोसेस थी। तो यहाँ पर भी लंबी प्रोसेस ही रहेगी, ज्यादा कोई छोटी प्रोसेस तो है नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजों में फायदा मिलेगा। कैसे कैसे, जैसे अब एडजॉइंट निकालना हमें बहुत आसान तरीके से आता है, हमें इनवर्स निकालना आता है। तो यहाँ पर हम लोग उसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो जब आप 10th क्लास में थे, आपने आपके एनसीईआरटी में शायद सेकंड चैप्टर में पढ़ रखा था इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो अगर आपको याद हो कि कंसिस्टेंट वो सॉल्यूशन होते हैं जिनके पास सॉल्यूशन होता है, या तो एक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस क्यों ना हो। तो अगर उनके पास सॉल्यूशन है तो वो क्या होते थे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सिस्टम होते थे। ठीक है। लेकिन अगर उनके पास नो सॉल्यूशन होता था, मतलब सॉल्यूशन नहीं आता था, तब क्या होता था कि वो इनकंसिस्टेंट होते थे। यानी कि नो सॉल्यूशन वाले केस में क्या होते थे, इनकंसिस्टेंट होते थे। तो हम आज वही सब देखने वाले हैं। चलो, तो इसमें थ्योरी पार्ट ज्यादा कुछ है नहीं, मोस्टली सारी प्रॉब्लम्स ही है। आपको 4.6 जो पुरानी होगी यूज कर रहे हैं 4.6, तो उसमें लगभग 16 क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो मैं यही आज सिर्फ यही एक्सरसाइज कराऊंगा और सिर्फ इसी की वीडियो बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे, आप प्रीवियस ईयर पिछले 10 साल की कोई भी पेपर उठा लो, आपको इस तरह का एक क्वेश्चन मिल जाएगा। या तो वो वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में मिल जाएगा, या वो डायरेक्ट इक्वेशन देकर आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैं एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो शायद थोड़ी सी छोटी रहेगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस तरह की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, और मैं भी आपको बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, तो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें, और इसके जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो खुद से नहीं करके देखें। ठीक है। तो चलो, तो सिंपल सी बात है कि ये जो एक्सरसाइज है वो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स पे है। मतलब डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स का कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे कैसे यूज होता है, तो उसके एप्लीकेशंस पे। ठीक है। तो कंसिस्टेंट सिस्टम मैंने आपको बता रखा है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम भी मैंने आपको बता दिया है। आप चाहो तो बुक में भी पढ़ सकते हो कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन वन और मोर एग्जिस्ट। मतलब एक हो, यूनिक सॉल्यूशन हो, या फिर कई सारे हो, दो भी हो, तीन हो, कितने भी हो, लेकिन इनफाइनाइटली मैनी भी हो, सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन होता है तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में आता है, और अगर नो सॉल्यूशन होता है तो इनकंसिस्टेंट में आता है। तो इनकंसिस्टेंट की यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये तो आपको समझ में भी आ गया होगा। चलो, तो अब हम बना लेते हैं। पहले मैं आपको जनरल फॉर्म में बताऊंगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग पहले मैं जनरल फॉर्म में बताता हूं आपको। a1x, ठीक है, प्लस b1y प्लस c इक्वल टू d1। ठीक है। और z से काम करो, c1z। ठीक है। तो ये एक इक्वेशन हो गई। अब इसमें ये घबराने वाली कोई बात नहीं है। a1 एक कांस्टेंट है, b1 एक कांस्टेंट है, c1 एक कांस्टेंट है, और d भी कांस्टेंट है, और x y z हमारे वेरिएबल्स हैं। अब a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। देखो, ये सिर्फ जनरल फॉर्म आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली में प्रोसेस क्या होती है। आपको इसको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है। चलो, तो अब हम ये तीन इक्वेशंस को पहले कैसे सॉल्व करते थे, वन इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन देते थे, फिर हम फर्स्ट सेकंड को उठाते थे, उन दोनों को सॉल्व करते थे, उनसे हमें एक एलिमिनेट करके दो को सेम बनाते थे, और फिर दो से हम क्या करते थे, एलिमिनेशन मेथड लगाते थे या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते थे, और फिर उन दो में से किसी एक की वैल्यू निकाल कर लाते थे, और जब वैल्यू निकाल कर लाते थे तो वो तीसरे में डालते थे, फिर तीसरे को और फर्स्ट या सेकंड में से किसी एक को सॉल्व करते थे, जिससे कि फिर से एलिमिनेशन मेथड लगानी पड़ती थी। तो काफी लंबी प्रोसेस थी। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह से तीन इक्वेशन आपको वर्ड प्रॉब्लम दी जाए या नॉर्मल प्रॉब्लम दे दी जाए, कि आपको इक्वेशन ही बनाकर दे दिया जाएगा, या एग्जामिनर आपको इक्वेशन ही बनाकर दे देगा, या तो आपको वर्ड प्रॉब्लम के रूप में देगा जिसमें आपको ये प्रॉब्लम बनानी है। और इस तरह का क्वेश्चन 4 नंबर में तो आता ही है। ठीक है। चलो, तो पहले इसमें तीन मैट्रिक्स बनती हैं, किस तरह से बनती है वो बता देता हूँ। पहली बनती है ए मैट्रिक्स, ये आपको बनानी है खुद से। ठीक है। हर इक्वेशन जो भी दे रहेंगी उनको आपको नॉर्मली जमाना है। बस ध्यान रखना कि अगर x यहाँ है, y यहाँ है, तो z यहाँ होना चाहिए।
मतलब कई बार टीचर ऐसा कर देते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि पहले C2Z लिख देंगे फिर B2Y लिख देंगे, और बच्चा क्या करेगा, उनको सीधी सीधी उतार लेगा और गलत कर देगा। तो ये वाली गलती नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको पहले ही मार्क करा दी कि आपको ध्यान रखना है कि x को एक ही कॉलम में लिखना है, y को एक ही कॉलम में लिखना है, z को एक ही कॉलम में लिखना है, ठीक है। तो चलो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये हो गई आपकी एक क्वेश्चन। मतलब आपको यहाँ पर लिखने हैं उनके कोफिशिएंट, मतलब कांस्टेंट जो नंबर्स होते हैं ना x y z के आगे आगे, वो आपको यहाँ लिखने हैं विद साइन, ध्यान रखना साइन के साथ लिखने हैं, विद साइन। यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए कि आपको साइन के साथ में लिखना रहेगा, ठीक है। अब दूसरी मेथड, दूसरी एक और मैट्रिक्स बनेगी, वो बनेगी x की मैट्रिक्स। अब x की मैट्रिक्स ऐसे बनेगी, इसमें जितने भी वेरिएबल्स हों, वेरिएबल्स कितने हमारे पास, 3 ही है, x y और z। देखो ध्यान से, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं, इसमें मल्टीप्लाई तो ऐसे होता है ना, ये एरो ऐसा जाएगा, ये एरो ऐसा जाएगा। तो अब देखो a1x प्लस b1y प्लस c1z, ये देखो आ गई a2x प्लस b2y प्लस c2z। तो ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। ये रो मैट्रिक्स क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि भाई हमें 3 इक्वेशन चाहिए, तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो इसी एरो के फॉर्म में चलता है। अगर मैं इसको ऐसा कर दूंगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं होगा, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का। और तीसरी जो एक और इक्वेशन बनेगी, जो हम b के नाम से जानते हैं, वो बनेगी इस तरफ, जो इक्वल्स टू के इस तरफ सारे कांस्टेंट होते हैं वो सारे। अब भैया ये भी ऐसी क्यों बनाई आपने, इसको भी तो आप चाहते तो रो में बना सकते थे ना, तो नहीं बन पाएगी। क्यों, क्योंकि देखो ये किस फॉर्म में की है, ये उस ऑर्डर की है 3x3 की, ये किस ऑर्डर की है 3x1 की। तो ध्यान से देखो ये दोनों सेम हो गए, तो आपको आंसर में रिजल्टेंट क्या मिलेगा, 3x1, जो कि यहाँ होना चाहिए, नहीं तो आपका काम नहीं चलेगा। तो बस आपको यही फॉर्म बनाना है, हर क्वेश्चन में इसी तरह से जाना है कि आपके पास 3 इक्वेशन दे रखी है, आपको एक इक्वेशन बनानी है विद साइन, मतलब हर एक x y z के आगे वाले जो नंबर लिखे हैं विद साइन आपको यहाँ पर लिख देने हैं सेम तरह से। और कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर हमने इसको इधर पलटा के दे दिया, इसको इधर पलटा दिया, तो बीच में आपने इसको इधर पलटा दिया, इसको ये पलटा दिया, नहीं, आपको x को एक ही कॉलम में, y को एक ही कॉलम में, z को एक ही कॉलम में लिखना है, ठीक है। तो आपने एक इक्वेशन बना ली, उसके बाद आपने x बना ली, x बोले तो x y z, और आप इसका मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो। मल्टीप्लाई करना मतलब कॉपी वापस नहीं करना, नहीं तो आपसे ये इक्वेशन मिल जाएगी, आपको सिर्फ एक बार देख लेना है कि हाँ ये सही बनाई है। और बी इक्वेशन क्या होगी, इक्वल्स टू किस तरफ वाले सारे नंबर। अब कई बार क्या करेंगे कि यहाँ से d3 हटा के यहाँ माइनस लगा देंगे और इक्वल टू 0 लिख देंगे, तो आपको d3 की वैल्यू 0 नहीं लिखनी है, आपको क्या करना है, पहले इस वाले माइनस को उस तरफ लेकर जाना है। तो d3 को आपको उस तरफ लेकर जाना है, उसके बाद लिखना है, ठीक है। तो आप ये गलती नहीं कर देना कि सारे d3 को उस तरफ दे दिया तो आप सबको माइनस 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 के साथ ले लो, पहले उनको उस तरफ लेकर जाओ और फिर ये इक्वेशन बनाओ। तो अब देखो ध्यान से, ये किस फॉर्म में बन गई, ये बन गया आपका ax इक्वल्स टू b। और यही फॉर्म आपको याद रखना है कि हर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको जो फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, जो चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो होगा ax प्लस b, और फिर आप यहाँ से x को यहीं छोड़ोगे, a को इधर ले आओ, बस सिंपल सी चीज है। तो अब मैं आपको यही बताता हूँ, अब जैसे समझना, अब वो केस 1 में आपसे एनसीईआरटी में कहता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, चलो पहले पढ़ते हैं। अब मैं आपको केस 1 जो एनसीईआरटी में कहता है कि ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। ये मैंने बता रखा है आपको कि भाई अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, मतलब इन्वर्टिबल है मतलब उसका इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है, या फिर वो नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर कहने का मतलब क्या होता है कि उसका डिटरमिनेंट जो है वो नॉन जीरो, तो अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो मतलब उसका इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, तो सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो अब इसमें प्रूफ दे रखा है जिस प्रूफ की आपकी कोई जरूरत नहीं है, आपको क्या निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है, समझना, इसका इनवर्स निकालना है ना। तो आपको इनवर्स की जरूरत पड़ेगी, क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ए को आप उधर ले जाओगे तभी तो आपको एक्स की वैल्यूज लाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जब इनवर्स निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इनवर्स का मल्टीप्लाई करा देते हैं। मैं करा देता हूं इसमें प्री मल्टीप्लाई ऑफ इनवर्स, ठीक है। प्री मतलब पहले मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, दोनों तरफ हो गया, तो दोनों तरफ है a इनवर्स इनटू a क्या हो सकता है, i होता है। क्यों भाई, क्योंकि अगर उसको उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा, अगर मैं उसी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। और i मैट्रिक्स को मैं किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगी वही x। तो x की वैल्यूज निकालने के लिए आपको ये सेकंड फॉर्म है जो ध्यान रखना है, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ठीक है। कि पहले आपको ये वाला बनाना है और लास्ट में फिर x इक्वल टू a इनवर्स b निकालना है। तो मतलब आपको a इनवर्स b निकालना है, सिंपल सी बात है, और फिर b के साथ उसे मल्टीप्लाई करना है और फिर आपको x की वैल्यू के साथ उसे इक्वेट कर देना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म याद रखना है, ऊपर के प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो प्रूफ आपको हर बार कॉपी में नहीं लिखना है, बस वो मैंने समझा दिया है आपको, ठीक है। और इसी मेथड को बोलते हैं हम मैट्रिक्स मेथड, जिससे हम x y z की वैल्यूज लाते हैं।
ठीक है। चलो भैया आपने नॉन सिंगुलर की बात तो कर दी कि डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। अगर डिटरमिनेंट जीरो आ गया फिर क्या होगा? अब भाई डिटरमिनेंट जब जीरो आ गया तो पहली चीज तो ये हो गई। अब देखो यहाँ तो हमें कैसा केस मिलेगा? यूनिक केस मिलेगा। क्यों यूनिक केस मिलेगा? क्योंकि इनवर्स क्या होता है? हर मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होता है। तो मतलब एक्स वाई जेड की हमें यूनिक वैल्यूज मिलेंगी और यूनिक वैल्यूज मिल रही मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, ये भी पता लग गई। मतलब उसका अगर हमने एक्स वाई जेड की वैल्यूज ले आए तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए हमें इतना सब कुछ नहीं करना पड़ता है। ये सब करें हम सिर्फ सिंपल सी बात है, ये वाली ए मैट्रिक्स बनाते हैं, उसका डिटरमिनेंट चेक करते हैं। अगर उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया मतलब वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, और अगर जीरो आ गया मतलब इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि अगर जीरो आ गया तो फिर बाय डिटरमिनेंट में 1/0 हो जाएगा ना। ए इनवर्स में 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। तो सिंपल सी चीज, अगर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये वाली ए मैट्रिक्स बनानी है और ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल देना है। अगर वो जीरो आ गया तो मतलब इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, और अगर नॉन जीरो आया तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ये चीज यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। अब भैया जो आपने बोला है कि डिटरमिनेंट अगर जीरो आ गया तब क्या होगा, तो तब दो केस बनते हैं। कैसे दो केस बनते हैं वो बता देता हूं। एक होता है हम जब देखो कहां मिटा दूं पहले, चलो ठीक है इसको छोड़ दो, मिटाना तो पड़ेगा क्योंकि मुझे लिखना है। चलो तो ये वाला मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ नीचे काम हो जाएगा मेरा इतने में। देखो अब आपको केस 2 दे रखा है वैसे तो आपके एनसीईआरटी में, अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। ठीक है, और नहीं पढ़ना है तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सी चीजें। क्या है कि अगर भाई आपका ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटरमिनेंट जीरो है, तब दो केस बनते हैं कि आपको इसका एडजॉइंट निकालना है और एडजॉइंट को आपको बी के साथ मल्टीप्लाई कराना है। क्या बोल रहा हूँ मैं? एडजॉइंट को आपको, ये आपका केस सेकंड है, केस सेकंड, आपको एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए, और फिर उसे बी के साथ मल्टीप्लाई कराना है। अब अगर ये जीरो के इक्वल आ सकता है और एक बार ये केस होगा कि ये नॉन जीरो मतलब जीरो इक्वल नहीं आएगा। ये दो केसेस हैं। क्या बोल रहा हूं मैं कि जब आपका डिटरमिनेंट जीरो आ गया मतलब आपको चेक करना है आगे, तो आपको दो केसेस रहेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करना है और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करना है। अब इसमें दो केसेस हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई करने पर एक बार जीरो आ सकता है या तो जीरो नहीं आ सकता। तो जब जीरो आ जाएगा तब हमें गिवन कंडीशन के हिसाब से ये सॉल्यूशन जो है, ये सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट मिलेगा। और अगर वो, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर वो नॉन जीरो आ गया मतलब डिटरमिनेंट के मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करेंगे और वो जीरो के इक्वल नहीं आता, जीरो बोले तो ओ के इक्वल नहीं आता, जो ओ मैट्रिक्स बनेगी हमारी उसके इक्वल नहीं आता है, तब वो कंडीशन जाती है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन में। और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है नो सॉल्यूशन वाला केस। बस इतनी सी बात है, और ये भी आपको करना नहीं है। मैं अभी आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत अच्छे से चीजें बता दूंगा। ठीक है, कि जब भी ये नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो ये नो सॉल्यूशन वाला केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये नो सॉल्यूशन वाला केस हो जाएगा, यानी कि इनकंसिस्टेंट। और इस वाले में हम लोग सिस्टम को देखकर डिसाइड करेंगे कि ये कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। जैसे आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है कि इन दिस केस इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज जीरो। तो इफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो देन द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, और इफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इक्वल्स टू जीरो देन द सिस्टम में आइदर बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अकॉर्डिंग एज द सिस्टम हैव ईदर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो या तो उसके पास दो ही केस होंगे, उसमें यूनिक सॉल्यूशन वाला केस नहीं होगा, उसमें होगा या तो उसके पास सिर्फ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है या फिर उसके पास एक भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो चलो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। ये थ्योरी वाला पार्ट हो गया है। तो कभी कभार इससे पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव की, बताओ भाई इस केस में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा नॉन, ठीक है, इनकंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा, बताओ इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट होंगे कि नो सॉल्यूशन होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में भी तो मार्क्स लाने हैं ना, ऑब्जेक्टिव्स तो देखते से बनेंगे, और वहां पर अगर तुक्का मार के आए तो गलत हो गया तो मार्क्स कट जाएंगे। तो ये तो फ्री के मार्क्स हैं, थोड़ी सी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, काम हो गया, तो थोड़ी सी एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जिससे हमारा काम बहुत आसान सा हो जाएगा। जैसे पहले हम एग्जांपल नंबर 27 में उठा लेते हैं। ठीक है, यहीं से मैं आपको सिखा दूंगा। अब देखो यहाँ दे रखा है 2x + 5y इक्वल टू 1, दे रखा है 3x + 2y इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू 7। ठीक है, अब भाई ये चीज समझना, अगर हमें x y z की वैल्यू नहीं, इसमें पूछ के रखा है सॉल्व द इक्वेशन, मतलब सॉल्व द इक्वेशन करना है, तो हम इसको किससे कर सकते हैं? हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, जो हम 10th क्लास तक सीख कर आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो आपको स्पेसिफिकली बोलेंगे कि भाई आपको इसको मैट्रिक मेथड से करनी है, और एक्चुअली में वो ये 2 × 2 2/2 की
मतलब इस तरह से तो देंगे नहीं कि जिसमें सिर्फ 2 वेरिएबल हो, क्यों? क्योंकि ये तो बच्चा एलिमिनेशन मेथड और उससे भी करके आंसर ले आएगा और लास्ट में जाके मैट्रिक्स कुछ भी बनाकर और लिख देगा आंसर। तो वो कोशिश करेंगे कि आपको 3x3 का दें या वो आपको बट प्रॉब्लम दें, ठीक है। लेकिन हम इसे भी सीखते हैं सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो मैंने आपको बताया था कि पहले एक ए मैट्रिक्स बनेगी। ए मैट्रिक्स कैसे बनेगी? जो भी एलिमेंट है उसको सीधा सीधा लिख दो, बस ध्यान रखना कि यहाँ x हो यहाँ y, 3 और 2, मतलब ये कंफ्यूज करने के लिए कर देते हैं कभी कभी, ठीक है। एक्स मैट्रिक्स कैसी बनेगी? कैपिटल एक्स होता है, अंदर स्मॉल होते हैं, और एक बनती है आपकी बी मैट्रिक्स जो कि होती है 1 और 7, ठीक है। ये तो हमने बना लिया, रिक्वायर्ड चीजें जो जरूरत थी हमें हमारी प्रोडक्ट लाने के लिए वो हमने काम कर लिया। अब हमें क्या करना है? इसका इनवर्स निकालना है, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है x इक्वल्स टू a इनवर्स b, ये पढ़ रखा, बस ये याद रखना था। तो चलो a का इनवर्स निकालते हैं। तो a का इनवर्स निकालने के लिए पहले तो डिटरमिनेंट चेक करें, क्योंकि अगर हो सका ये जो सॉल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट हुआ, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया फिर तो चलो अब देखते हैं। तो पहले a का डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो a का डिटरमिनेंट कितना गया? 2 2 4 -3 5 15, तो a का डिटरमिनेंट आ गया -11। मतलब ये सॉल्यूशन के मतलब ये क्या है? इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब इसकी सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे? यूनिक मिलेंगे, मतलब एक वैल्यू ही आएगी। चलो अब हमने ये निकाल लिया, तो अब हम क्या बनाते हैं? एडजॉइंट बनाते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए 2x2 का है, तो भाई हमें इतनी मेहनत करनी नहीं है। क्या करना है? इन दोनों को एक्सचेंज कर देना है और इन दोनों के साइन चेंज कर देना है। तो 2 2 सेम चीज है, -5 -3, ये हो गया। तो हमने ए इनवर्स देखो कितनी जल्दी से निकाल रहा है। तो x इक्वल्स टू x बोले तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा? -1/11, 2 -5 -3 और 2, और b क्या है हमारी 1 7। देखो यहाँ पर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी होगा, तो ये से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, क्यों? क्योंकि उनने आपसे डिटरमिनेंट निकलवा लिया, आपने उनसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करवा ली, उनने आपसे एडजॉइंट पता कर लिया, उनने आपसे इनवर्स निकलवा लिया, और उसके बाद उन्होंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखा। तो इस क्वेश्चन में देख रहे हो आप कितने सारे कॉन्सेप्ट को एक ही क्वेश्चन में डालकर दे सकते हैं, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो -1/11 मल्टीप्लाई करो, तो ये देखो 2x2 की है, 2x1 की है, तो यहाँ से ऑर्डर देखो 2x2 ये 2x1, तो आपको 2x1 की मिलेगी। तो 2 -35 -3 +14, तो ये कितना हो गया? -33, और ये कितना हो गया? -11, नहीं +11, सॉरी, ये हो गया आपका +11 -1/11, इससे आपकी x की वैल्यू आएगी। तो x इक्वल्स टू x, ये कैपिटल x है, ध्यान रखना एक मैट्रिक्स है, तो अब आपको x को उठाकर रख दो यहाँ पर, x और y, इसमें गलती नहीं करना, x और y। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 3 और ये हो गया -1, तो आपकी x की वैल्यू यहाँ से आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई -1। तो सिंपल सी चीज ये आपका सॉल्व हो गया और आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल गया। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं 2x2 की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सिस्टम, ठीक है, मैट्रिक्स मेथड की मदद से। कि आपको a बनाना है, x बनाना है, b बनाना है, उसके बाद ये वाला फॉर्म जो इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है, ठीक है, कि x इक्वल्स टू a इनवर्स b। फिर आपको डिटरमिनेंट ऑफ a चेक करना है कि वो 0 तो नहीं आ रहा, फिर अगर वो 0 नहीं आएगा तो आपको एडजॉइंट ऑफ a बनाना है, और 2x2 का एडजॉइंट बनाना तो बहुत आसान है। उसके बाद आपको सारी वैल्यू को पुट करके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। अब आप लोग इसका पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, लेकिन कोशिश क्या करो कि पहले मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्योंकि ये तो स्केलर है। क्योंकि देखो लास्ट में मुझे ऐसे ही नंबर मिले जिससे ही कट जाता, अब मैं अगर इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देता और उसके बाद मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करता तो आंसर सेम मिलता, लेकिन थोड़ी सी मेरी कैलकुलेशन बढ़ जाती, थोड़ा सा टफ पड़ जाता, बार बार लिखना पड़ता। इसलिए मैंने हमेशा ये स्केलर को बाहर रखा करो, जब तक लास्ट में आपको कोई ना कोई ऐसी वैल्यू जरूर मिलेगी जो उसे काट पीट देगी, ठीक है। तो चलो ये काम हो गया। तो ये 2x2 का एग्जांपल नंबर 27 हमने देख लिया, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, क्यों? क्योंकि इसका मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, पिछले एक्सरसाइज का कुछ भी इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, और नेक्स्ट एक्सरसाइज अभी सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप ध्यान रखें। चलो अब 2x2 तो हो गया, अब 3x3 देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या कहता है ये देख लेते हैं। 3x3 में सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो क्या होता है 3x - 2y, ठीक है। ये भी सेम उसी तरह से काम करेगा, इसमें भी कोई ऐसी अलग चीज नहीं है कि 2/2 अलग जाएगी, 3/3 अलग जाएगी, नहीं, ये सेम तरह की चीजें हैं, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप अपनी इक्वेशंस को सही तरह से लिखें और अपनी मैट्रिक्स की मेथड जो मैट्रिक्स है वो सही तरह से बनाएं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने सही बनाया है। 3x - 2y + 3z = 8, 2x + y - z = 1, 4x - 3y + 2z = 4। तो चलो अब हमारा वही मैंने बता रखा है आपको क्या कि a इनवर्स b किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, x इक्वल्स टू a इनवर्स b की। तो पहले क्या चाहिए हमें, a इनवर्स चाहिए। तो पहले तो हम a b c a b x जो हमारी मेथड मतलब मैट्रिक्स है वो बना लेते हैं। तो a मैट्रिक्स क्या बनेगी हमारी 3 - 2 3, आपको साइन के साथ ले चलना है सब कुछ, 2 1 - 1 4 - 3 और 2, ये बन गई हमारी a। अब बनेगी हमारी x क्या बनेगी
एक्स वाई जेड, ये वाला कैपिटल एक्स है, और उसके बाद क्या बनेगी हमारी बी मैट्रिक्स बनेगी। तो बी मैट्रिक्स क्या होगी 8 1 4। तो यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तो आप लोग बनाना सीख गए होंगे क्योंकि एक ही क्वेश्चन से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ए बन गई, एक्स बन गई, बी बन गई। अब हमें क्या करना है, ए का पहले डिटरमिनेंट निकाल दो। अगर गलती से भाई वो नॉन कंसिस्टेंट हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया, तो फिर तो हमारा काम ही खत्म हो गया ना। लेकिन ध्यान रखना कि पेपर में अगर वो 4 नंबर में आपको कोई चीज़ दे रहे हैं तो वो आपको इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उसका। ठीक है, तो चलो डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, ये तो आता है, सीखा हुआ है। 1 -1 -3 2 माइनस माइनस प्लस 2। अब तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ये छुपा है तो 2 - 1 4 2 प्लस 3, ये छुपा तो ये हो जाएगा 2 1 4 और -3। इनको चेंज कर देनी चाहिए मुझे। हाँ, तो आई थिंक यहाँ तक तो हम लोग बिल्कुल सही चले गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो हम लोग फटाफट कैलकुलेट करते हैं। 3 ये कितना हो जाएगा 2, ये जाएगा -3। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। प्लस 2 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस प्लस 4 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा, ये -6 और ये हो जाएगा +4। तो चलो 3 ये हो जाएगा -1 प्लस 2 ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा +3 ये हो जाएगा -2। यार ये दिक्कत दे रहा है, वापस वहीं चलिए। ये हो जाएगा -3 ये हो जाएगा 16 ये हो जाएगा -6 ये हो जाएगा -10। क्या कोई दिक्कत आई? ठीक है, 16 अरे यार ये प्लस का 4 कैसे हो गया, ये तो माइनस का 4 रहेगा ना। ये गड़बड़ी हो गई, तो ये माइनस का 10 तो ये माइनस का 30 हो जाएगा। तो माइनस का 30 माइनस का 3 माइनस का 33 और प्लस का 16, तो ये आ जाएगा सीधा सीधा कितना -17। फिर 17 प्लस 16 कितना होता है 33 होता है, तो माइनस का 17। तो उसका डिटरमिनेंट कितना आ गया, इसका डिटरमिनेंट आ गया -17। तो भाई ये कैसा सिस्टम है, कंसिस्टेंट सिस्टम है, मतलब अभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। चलो अब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम वापस से वही इक्वेशन में पुट कर देते हैं और हमारी वैल्यूज निकाल लाते हैं। तो अब मैं ये सब मिटा देता हूँ और डायरेक्ट रख लेता हूँ हमारे डिटरमिनेंट को, क्योंकि ये सब मेरे पास थोड़ी सी स्पेस की कमी है। तो आपको ध्यान रखना कि भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया आपका, डिटरमिनेंट ऑफ ए आया आपका -17, जो कि 0 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं 0 के इक्वल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि 0 नहीं है। ठीक है, किसी को हाँ, तो चलो भाई डिटरमिनेंट भी आ गया। अब डिटरमिनेंट आ गया तो अब क्या निकालना है, एडीजे निकालना है। और एडीजे वो पकाऊ चीज़ है क्योंकि हमें वापस से पूरा काम करना पड़ेगा। तो पिछली बार कल देखा था, तो चलो हाँ डायरेक्ट देखते हैं, डायरेक्ट काम करते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कल जैसे हमने साइन छोड़े थे तो आज साइन नहीं छोड़ना है हमें। चलो तो ट्राई करें। चलो ये छुपाओ ये छुपाओ, ये हो जाएगा 2 2 -3 हो जाएगा -1। अभी हम साइन नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, ना ही ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो एक काम करते हैं, अभी इसको हटाते हैं। इस तरह से नहीं जाएंगे, इस तरह से जाएंगे तो दिक्कत होगी। तो हम लोग A11 से ही चलते हैं, A11 A12 A13। मैं लिख इस तरह से रहा हूँ, डायरेक्ट क्या मानेंगे, A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, चलो तो A11 पे चलते हैं। तो ये छुपाओ तो ये हो जाएगा 2 -3 जो कि कितना होता है -1 होता है। A12 ये छुपाओ 2 2 ज़ा 4 4 माइनस प्लस 4 ये हो जाएगा 0। नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, A12 ये छुपाओ 2 2 ज़ा 4 माइनस प्लस 4, हाँ ये 8 होगा। 1 3 बोले तो ये छुपाओ तो ये हो जाएगा -6 ये हो जाएगा -4। फिर A21 ये छुपाए तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +6। फिर A22 ये छुपाए तो 3 2 ज़ा 6 4 3 ज़ा 12। A23 तो ये हो जाएगा -9 तो ये हो जाएगा -8। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। A31 क्या होगा, ये छुपाए तो हो जाएगा 2 -3। A32 ये छुपाया तो हो जाएगा -3 हो जाएगा -6, सही बोल रहा हूँ। A32 -3 -6 और ये 3 कितना हो जाएगा 3 -4। तो ये आ रहे हैं हमारे एडजॉइंट सारे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इनको साइन चेंजेस कर लेते हैं बस। कुछ गड़बड़ी कर रखी क्या हमने, एक बार सारे मैच कर लेते हैं। तो 2 ठीक है, ये होगा -10 ये हो जाएगा, ये 2 1 हमने बिगाड़ दिया कहीं ना कहीं। 2 2 तो हमारा सही आया है, 2 3 हमारा बिल्कुल सही आया है, 3 1 हमारा सही आया है, 3 2 भी सही आया है, और 3 3
3 से जाएगा, मतलब हमने 2 1 दिखा दिया, 2 1 9, ये 2 ये वाला चेक कर लेते हैं, 2 और 1, ये हो जाएगा माइनस का 4, ये -3 -9 हो जाएगा, ये प्लस का 9 हो जाएगा, ये गड़बड़ी कर दी हम लोगों ने बस। ठीक है, तो चलो अब डायरेक्ट हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए वाली मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो क्या बनेगी, वो बनेगी -1, साइन लगा के जाना आप। ठीक है, अब हम लोग इसी तरह से लिखेंगे कि वो डायरेक्ट, चलो 1 2 8, तो ये 1 2 -8 हो जाएगा। तो मैं इसका एडजॉइंट ही लेकर चल रहा हूँ, सीधा ट्रांसपोज ही लेकर चल रहा हूँ। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ से अब हम लोगों ने लिखा 1 2 पहले तो यहाँ आना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा माइनस का 10, तो ये इवन नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। 2 1, तो ये 2 1 ऑड नंबर है, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 6, तो ये इवन नंबर है तो -6 ही रहेगा। ये ऑड है तो ये माइनस का 1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। फिर ये इवन है तो ये -1 ही रहेगा। फिर 3 2 ऑड है तो ये हो जाएगा 9 प्लस का, और ये हो जाएगा इवन है तो ये 7। तो एडजॉइंट ऑफ ए शायद हमारा बिल्कुल सही आया है, आप लोग एक बार चेक करें। ठीक है, और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं क्या हम लोगों ने सही निकाला है। तो हाँ, हमने एडजॉइंट बिल्कुल सही निकाला है। अब बस हमें क्या करना है, एडजॉइंट निकाल लिया तो हमारा इनवर्स आ गया, तो एक्स क्या है हमारा, ये आ गया, और एडजॉइंट ऑफ ये रहा -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। ठीक है, और डिटरमिनेंट क्या आया था 1/-17, और यहाँ हमारी बी की वैल्यू, तो बी मैट्रिक्स क्या बनी हमारी 8 1 4। ये लो, तो अब हमें इसी को सॉल्व करना है बस। चलो हटा देते हैं वहाँ की सारी चीजें, तो बस अब हमें इसी को सॉल्व करके लाना है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज ले आएंगे। ठीक है, थोड़ी सी मुझे 2 मिनट वेट करें आप, इनको डाल दूँ मैं, अभी दिक्कत जा रही है, आप लोगों को भी देखने में दिक्कत आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से और इसे ख़त्म करते हैं। तो अब हमें इसी को सॉल्व करना है। तो पहले मैंने आपको बताया माइनस को अगर आप भेजना चाहो तो भेज दो, क्यों, क्योंकि कितने सारे माइनस है, बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो माइनस को भेज देते हैं, माइनस आप खत्म हो जाओ। हाँ, ये 3 माइनस बचे अब हमारे पास। तो चलो भाई इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्या आएगा हमारा 8 + 5 + 4। ठीक है, फिर दूसरी क्या बनेगी 8 × 64 + 6 -36 80 -1 -28, और बाहर क्या चल रहा है आपको 1/17 चल रहा है। एक्स क्या है आपकी, एक्स वाई और जेड। तो अब हम लोग डायरेक्ट कंपेयर कर लेते हैं। ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं अगर ऐसा लिखूं तो ये हो जाएगी हमारी 1/17 8 4, ये देखो ये 17 हो गया, 8 4 12 12 + 5 17 64 + 70 70 - 36, ये कितना हो जाएगा 70 - 36 4, और 6 - 3 34। ये देखो ये भी कितनी सही तरीके से आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 80 - 1 79 79 - 28 15 51। अरे ये तो सारे 17 के क्या हुए मल्टीपल निकल आए। तो समझ आया मैंने 17 को अंदर क्यों नहीं भेजा, क्योंकि आपको लास्ट में सारे मल्टीपल मिल गए। तो आपके क्या बन गई एक्स वाई जेड इक्वल टू किसके आ गई, वो आ गई आपके 1 2 3, क्योंकि 17 3 = 51 17 2 = 34, और वो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 3। तो इस तरह से आप लोग एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाल सकते हो और चेक कर सकते हो कि सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो एग्जांपल नंबर 28 भी आपका खत्म हो गया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को ध्यान रखना है बस कि x = a इनवर्स b होता है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। अब वर्ड प्रॉब्लम्स में मैं आपको सिर्फ इक्वेशंस निकालना सिखाऊंगा, इक्वेशंस बनाना सिखाऊंगा, और आप लोग फिर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो मेरी ये पुरानी 2 मेथड से, जैसे 2 × 2 2 इक्वेशंस थी और 3 इक्वेशंस थी, जिससे मैंने सॉल्व कराना सिखाया। तो आप लोग सॉल्व करोगे और खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। इसके बाद मिसलेनियस में इस तरह के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको तब भी वहाँ पर भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो, तो 29th में सिर्फ मैं आपको इक्वेशंस बनाना सिखाता हूँ। क्या बोल रखा है, द सम ऑफ 3 नंबर इज x, वो 6। क्या बोल रखा है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। तो भाई 3 नंबर की बात है ना, तो 3 नंबर लिख दो, x + y + z, तीनों नंबर का सम कितना है 6 है। तो पहली इक्वेशन मिल गई। फिर दूसरी इक्वेशन कहती है इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, थर्ड नंबर बाय 3 मतलब 3z, एंड ऐड सेकंड नंबर टू इट, मतलब हम क्या करेंगे उसमें सेकंड नंबर ऐड कर देंगे, टू इट वी गेट 11। तो मतलब इसमें x की वैल्यू कितनी आई, 0x आया। ध्यान रखना, ये आपने क्या किया 3 में, थर्ड नंबर में आपने 3 का मल्टीप्लाई किया और उसको सेकंड नंबर में ऐड कर दिया, मतलब y में ऐड किया है।
तो भाई ये इक्वेशन हो गई। और तीसरी चीज कहती है बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट डबल ऑफ सेकंड नंबर, मतलब बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। तो यहाँ पर y क्या होगा, 0 होगा। पहले तो मैं नॉर्मल इक्वेशन बनाता हूँ कि भाई वी गेट डबल ऑफ सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर क्या है, तो सेकंड नंबर तो हमारा y है ना, 11 नहीं है, सेकंड नंबर हमारा y है, जिससे हमें 2y मिल जाएगा। तो इसको अगर मैं सही से लगाऊं तो ये होगा x - 2y + z = 0। तो अब ये वाली इक्वेशन को मुझे लिखने की जरूरत नहीं है और मेरी तीनों इक्वेशन मेरे सामने हैं। अब जब तीनों इक्वेशन सामने हैं तो वही सिंपल सी चीज है कि उस पेयर ऑफ सिस्टम क्या बनेगा, वो बनेगा x - y, अब यहाँ पे लिख देता हूँ x - 2y + z = 0। ये तीन इक्वेशन है। तो a क्या बन गया हमारा, a बनेगा 1 1 1 0 1 3 1 - 2 1। तो ये बन गया। x क्या बनेगा हमारा, x y z, कोई दिक्कत नहीं। और b क्या बनेगा हमारा 6 11 0। तो ये सब तीनों चीजें आपके सामने आ गई हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हमने कुछ गड़बड़ी करी क्या? नहीं यार, हमने कोई गड़बड़ी नहीं करी है। हाँ, एनसीईआरटी में थोड़ी सी गड़बड़ी दिख रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मैट्रिक्स ए में आपको -2 लगाना भूल गए हैं। ठीक है, तो उस चीज को करेक्ट कर लेना, वहाँ -2 होगा। क्यों? क्योंकि देखो x + y + z = 6, सेकंड इक्वेशन बन रही है आपकी y + 3z = 11, और थर्ड इक्वेशन बन रही है आपकी x - 2y + z = 0। तो उन लोगों ने -2 नहीं लिखा है, उन्होंने सिर्फ 2 लिखा है यहाँ पर। तो ये आप लोग करेक्ट कर लें कि आपकी एनसीईआरटी में, मतलब पुरानी एनसीईआरटी में मिसप्रिंट है। और अगर नहीं हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? क्योंकि अभी तक हम लोग चेक करते आ रहे हैं। जैसे आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये अगर एग्जाम्पल नंबर 28 में देखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में बोला 3x - 2y, तो देखो इन्होंने माइनस का 2 ले रखा है, सिर्फ साइन के साथ ही ले रखा है। तो यहाँ पर भी इन्होंने माइनस लगाना भूल गए हैं, जिसके कारण थोड़ा सा आंसर चेंजेस आएगा, तो उसमें डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलो, तो अब ये आपकी बन गई है। आपको याद रखना है क्या, x = a इनवर्स b। अब आप लोग पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। क्यों भाई? क्योंकि अगर मैं आपको वीडियोस में सॉल्व करा दूंगा तो अब आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो ये आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे और मुझे कमेंट में x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू बताओगे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? चलो, तो इस तरह से आपको सारे 4.6 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और 16th क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे कि उसकी क्या इक्वेशंस बन रही हैं, और कोशिश करेंगे कि मुझे कमेंट में बताएं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि अगर आपको नहीं बनेगा तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि भैया अभी भी हमें दिक्कत आ रही है इस तरह के क्वेश्चन करने में, तो मैं आपको फिर से और अच्छे से ट्राई करूंगा बताने की। लेकिन अभी मैं आपको एक टीचर की तरह, कोचिंग पढ़ाने की तरह, ना कि वीडियो के सॉल्यूशन देने की तरह अगर आपको मैं सॉल्यूशन दे दूं तो ये सारा काम नहीं चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएंगे जब भी आप मेरा वीडियो देखेंगे। ठीक है, ये आप लोग अपनी ऑनेस्टी के साथ, खुद के साथ ईमानदारी रखेंगे कि वहाँ पर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे जहाँ पर ये सॉल्व करेंगे। जब भी मेरा वीडियो देखें, आज देखें, कल देखें या 6 महीने बाद देखें, लेकिन आपको ज़रूर बताना है। ठीक है, तो आप जैसे 4.6 के फर्स्ट से लेकिन 6 क्वेश्चन तक तो क्या बोल रखा है कि भाई एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम। तो एग्जाम में क्या करना है, हमें सिर्फ कंसिस्टेंसी चेक करना है। तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख ली। जैसे मैं आपको बता दूं एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 2 उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 2x - y = 5, x + y = 4। तो क्या करना है आपको इसमें आपको सिंपल सी चीज चेक करनी है कि इसका डिटरमिनेंट। तो पहले तो आप ए मैट्रिक्स बनाओ। तो ए मैट्रिक्स क्या बन रही है, 2 - 1 1 1। बी एक्स और बी मैट्रिक्स की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ कंसिस्टेंसी चेक करनी है, आपको सॉल्यूशंस नहीं बताने। तो इसका डिटरमिनेंट निकाल दो। तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा -+1। तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया, इसका डिटरमिनेंट आ गया 3। लिया क्या मतलब कैसी कंसिस्टेंट है, ये खत्म बात। कितनी सी बात थी यहाँ पर। तो आपको फर्स्ट टू 6 क्वेश्चन तक और 3 ही क्वेश्चन में है, तो वहाँ पर भी आपको डिटरमिनेंट लेना है। तो आप लोग पीछे जाके आंसर भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, किसी को कोई भी दुख दर्द पीड़ा हो ना तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं तो भैया ऐसी बात है। तो देखो सेकंड आगे कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको करना है, आपको डिटरमिनेंट निकालना है और उसके बाद आपको चेक करना है। तो वो एडजॉइंट वाला पार्ट है, वो थ्योरी वाला पार्ट था, क्योंकि आपको 12th क्लास तक देखना है। तो आपको सिर्फ उसका डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट निकालने के बाद बता दो कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो चलो, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करेंगे। वो जो अनियन पोटैटो और राइस वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, वो भी ट्राई करेंगे। उसकी इक्वेशंस को आप कमेंट में जरूर लिखकर बताएंगे कि आपकी इक्वेशंस क्या बनी। मुझे उसके आंसर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उसकी इक्वेशन चाहिए। और प्लस जो एग्जाम्पल नंबर 29 है, इसकी इक्वेशन मैंने आपको बनवा दी है, तो आप इसका सॉल्यूशन ट्राई करेंगे और इसका जो राइट आंसर है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे वीडियोस रेगुलर देखेंगे और टाइम टू टाइम मेरे जो भी होमवर्क है उनको कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।